हाय माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप पे एक बार फिर से, जहां पे आपको मिलेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्ट्रीम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, जिसके लिए आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटेंसी के लिए। जो अकाउंटेंसी के लिए बिगिनर्स है, जो शुरुआत में अकाउंटेंसी सीखना चाहते हैं या जिनको अकाउंटेंसी की शुरुआती नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि आखिर इवोल्यूशन कहां से हुआ, अकाउंटेंसी बोलते किसको है, इसका क्या मतलब है, क्यों किया जाता है, इन सभी चीजों से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आपका परिचय कराएगा ये चैप्टर, ठीक है, कि आखिर अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसका इवोल्यूशन जानेंगे। डिफिनेशन से पहले हम लोग इवोल्यूशन जानेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। वो सब शुरुआत कब हुई थी? 1494 में जो है साल कौन सा था? 1494, 15वीं शताब्दी के समय अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी। लुकास एच पेसियोली नाम के एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक मैथमेटिक्स की बुक लिखी थी। इसकी बुक लिखी थी उन्होंने, मैथमेटिक्स की बुक लिखी थी, और बुक के सबसे लास्ट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था बुक कीपिंग के बारे में, इसीलिए उसको पहला बुक कीपिंग का बुक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बुक है, वो बुक मैथमेटिक्स का है, मैथ्स का है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंदर आता है, तो बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन था। दैट्स व्हाई दिस बुक वाज नोन एज द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। उस बुक का नाम था, लुकास एपेसियोली ने उस बुक को लिखा था। उस बुक का नाम था डी कंप्यूटेशन स्क्रप्चरिस, जो उसका फ्रेंच में अनुवाद किया गया था। उस बुक का लंबा चौड़ा नाम था सुमा डे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका करके, बहुत लंबा चौड़ा नाम था। सुमा डे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका करके नाम था, बहुत बड़ा। उसको फ्रेंच लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट किया गया, मतलब उसको ट्रांसलेट किया गया, और तब जाके उसका नाम जो पड़ा फ्रेंच लैंग्वेज में डी कंप्यूटेशन स्क्रप्चरिस के नाम से बुलाया जाता है उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेनिस से इसका क्या मतलब है? लुकास पेसियोली जो थे, लुकास एफ पेसियोली, लुकास फ्रांसिसिकन पेसियोली, एफ लगा हुआ है, फ्रांसिसिकन लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रांस के थे, ये इटली के थे। कहां के थे? इटली के वेनिस नगर में। इटली में एक नदी बहती है जिसका नाम है वेनिस, उसी नदी के नाम पे इस शहर का नाम था वेनिस, और वहीं से रहने वाले थे आपके लुकास पेसियोली साहब। समझ रहे हैं बात को? चलिए, उस बुक का जिस बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो मैथमेटिक्स की बुक थी, और उस बुक का नाम था डी कंप्यूटेशन स्क्रप्चरिस, और वो फ्रेंच भाषा में थी, और इसलिए फ्रेंच भाषा में थी। सिंपल सी बात है, और सिंपल सी उसमें होता क्या था, उसमें मैथमेटिक्स के थ्योरम वगैरह दिए हुए थे, बट बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। दैट्स व्हाई उसी बुक को पहली बुक कहा जाता है आज तक अकाउंटिंग के लिए, बुक कीपिंग के लिए, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, अकाउंटिंग बोलते किसको है। मुझे लगता है आपको इवोल्यूशन यानी इसका हिस्ट्री शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। विशेष के लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, बुक्स रीड करके चलना पड़ेगा। तो इवोल्यूशन समझ में आया, अकाउंटिंग बोलते किसको है। अब आइए उस पे बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में आएंगे तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना मतलब लिखना, क्लासिफाई करना मतलब वर्गीकृत करना, समराइज करना मतलब उसका सारांश प्रस्तुत करना कि डिटेल कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, एनालाइजिंग मतलब उसको विश्लेषण करना, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना कि आखिर ये नहीं होता तो क्या होता, ऐसे होता तो क्या होता। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। एंड इंटरप्रिटेटिंग मतलब होता है अगर उसके बावजूद, अगर मतलब इन सभी चीजों को करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं, देयर वाज अ फॉल्ट, देयर वाज अ मिस्टेक, देन उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आप जो कदम उठाते हैं उसको इंटरप्रिटेटिंग यानी कि निर्वचन या भूल सुधार बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? इन सभी चीजों को करने की जो कला है उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हुए ट्रांजैक्शंस को लिखना, उसको क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना, छांटना, नेचर वाइज या जिस तरह से भी आपको छांटने का मन हो, नेचर वाइज, अमाउंट वाइज, जैसे छांटना हो छांटे, तो उसको क्लासिफाई करना, उसके बाद उसको समराइज करना, उसको फिर एनालाइज करना, और फिर उसको इंफॉर्मेशन मतलब इंटरप्रेट करना, और लास्ट में इन सभी को इंफॉर्मेशंस को यूजर्स तक पहुंचाना। दिस ऑल दीज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसको हम लोग अकाउंटिंग बोल सकते हैं।
अब इसको साधारण भाषा में एक लाइन में और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐड किया जा सकता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मीन्स व्हाट? अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को बिजनेस की भाषा भी कह सकते हैं। लैंग्वेज यानी कि भाषा, व्यवसाय की भाषा इसको बोला जा सकता है। समझ रहे हैं बात आप लोग? चलिए अब आते हैं आगे। नेक्स्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर बिना जरूरत का तो कोई काम ही नहीं होता। हनुमान जी भी लंका इसलिए गए थे, उनको भी मतलब नहीं था। सीता जी के हरण करने से पहले भी तो रावण था ना, लेकिन रावण को मरना था उसी विधि, ठीक है। तो हनुमान जी भी लंका गए थे सीता जी का पता लगाने के लिए। बिना कारण के तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कारण यहाँ पे भी इसका कुछ होगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा। क्यों किया जाता है आखिर रीजन तो होगा। तो अकाउंटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ क्या बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो चलिए उस रीजन के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है गाइस। सबसे पहला रीजन है टू मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो हर चीज का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मींस टू से कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं कि भैया ये, जैसे मान लो कि आज मान लो 5 तारीख है, कल परसों 7 तारीख होगा, उसके बाद 2 दिन बाद 9 तारीख होगा। तो जब सिस्टमैटिकली कुछ रखेंगे ना तो हमको आसानी से मिल भी जाता है। अगर हमको ट्रांजेक्शन खोजना है कि भैया अगस्त महीने में 20 तारीख का ट्रांजेक्शन जो है वो कहाँ है, तो हम अगस्त महीना का डायरी पलट रहे हैं, उसमें देखेंगे भैया 25 तारीख वाला हमको मिला। अब 25 तारीख से पहले ही 20 वाला होगा, उसके पहले जाएंगे तुरंत मिल जाएगा। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसी भी ट्रांजेक्शन का हो, इसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहला चीज ट्रांजेक्शन का, बुक ऑफ अकाउंट का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो। सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम से सब कुछ चल रहा हो, एक व्यवहार पूर्ण तरीके से कोई काम हो, तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा है असिस्टेंस ऑफ टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को एक सहायता मिलती है। अगर हम अकाउंटिंग करके देंगे मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट उससे डिसीजन ले सकते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस को आसानी से ले सकते हैं उसी बेसिस पे, उसी अकाउंटिंग के बेसिस पे। तो असिस्टेंस मिल जाता है मैनेजमेंट को। तीसरा है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में हमको सहायता मिलती है। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब समझते हैं? कंपैरेटिव, कंपेयर करना, एक के साथ दूसरे को कंपेयर करना। इस साल अगर 2021 का ट्रांजैक्शन अगर हम मिलाएं और ये 2022 का अकाउंटिंग को मिलाएं, दोनों तरह का जो अकाउंटिंग का रिजल्ट है उसको हम चाहे तो कंपेयर करेंगे। इसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि पिछले साल से इस साल या इस साल से अगले साल को हम कंपेयर कर पाए। रिकॉर्ड रहेगा तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपको लीगल एविडेंस इन द कोर्ट। अगर मान लीजिए बाय द वे हमारे बिजनेस पे किसी तरह का कोई अपोज होता है, कोई तरह का कोई विवाद खड़ा होता है, तो उसके लिए हम कोर्ट में अकाउंटिंग किए रहेंगे। तो कोर्ट में हम जाके जो है वो उसके मतलब एक एविडेंस के तौर पे अकाउंट्स बुक को हम शो कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं एविडेंस के रूप में, लीगल एविडेंस के रूप में, ठीक है गाइस। उसके बाद लास्ट अदर्स में बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और भी सारे इंपॉर्टेंट है। इसके पहला देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स में। तो फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अगर मान लीजिए कैलकुलेटर में हमको बिजनेस को सेल करना है, मेरा एक रनिंग बिजनेस है और उस रनिंग बिजनेस को हमको सेल करना है। सेल करना है तो हम क्या करेंगे भैया, जब तक हम अपने बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम उसको बेच कैसे पाएंगे। एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा तब ना। आप किसी को भी कोई सामान बेचने के लिए कहते हैं कि कैसे है, कितना पड़ेगा, क्या होगा, तो अगला बंदा भी पता करता है कि भैया मेरे इस चीज का वैल्यू कितना है। उसी तरह से आप भी वैल्यू पता करके तब जाके उसको बेचेंगे। दिस इज कॉल्ड one of the importance of accounting। ये देखेंगे फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस का रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसके इंपॉर्टेंस को इग्नोर करके नहीं चलना होगा। सेल और परचेज करते समय भी आपको वैल्यूएशन, मतलब रियल वैल्यूएशन के लिए आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद रेज लोन्स। आप बिजनेस करते हैं लेकिन अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हिसाब किताब नहीं करते हैं, आपका कोई बुक ऑफ अकाउंट है ही नहीं, बुक ऑफ अकाउंट आप मेंटेन ही नहीं करते हैं, करते भी हैं तो वो उतना बेहतरीन तरीके से नहीं करते हैं, साफ सुथरा तरीके से नहीं करते हैं। तो आप किसी भी ऑथराइज्ड बॉडी से अगर आप लोन अराइज करना चाहेंगे तो आपको लोन जल्दी नहीं मिलेगा। इस बात का दिमाग में रखिएगा, लोन जल्दी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने कोई भी सिस्टमेटिकली कोई काम किया ही नहीं है, कोई प्रूफ है ही नहीं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, सोसाइटी के नजर में आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ऑन पेपर आप जीरो हैं। तो पेपर को मजबूत रखने के लिए, ऑन पेपर आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ऑन पेपर आपको रजिस्टर्ड घोषित करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। और अकाउंटिंग करते हैं तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग करती है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग नहीं करती है। दोनों में से दोनों को लोन चाहिए। तो जो अकाउंटिंग करती है उसको लोन आसानी से मिल जाएगा, जो अकाउंटिंग नहीं करती है उसको लोन नहीं मिलेगा, उसका लोन सेंशन ही नहीं होगा। किस बेसिस पे सेंशन होगा? आप ऑन पेपर है ही नहीं, आपको गवर्नमेंट नहीं पहचान रही है, बैंक आपको नहीं पहचान रही है,
ठीक है, चलिए तो ये कुछ टॉपिक्स थे। आज हम लोग इवोल्यूशन के बारे में देखें, अकाउंटिंग का इवोल्यूशन क्या है। पार्ट 1 में इसका पार्ट 2 भी आएगा, डोंट वरी, वेट करेंगे आप लोग। डेफिनेशन, इसका मतलब समझ गए, उसके बाद इसके बारे में हम लोग इसके नीड एंड इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा किए। तो मोटा मोटी ये 3 टॉपिक्स अभी इस वीडियो में कवर अप हुए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर कुछ लगे कि कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी करें और उस पर ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल ही मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और तब तक के लिए थैंक्स, बाय।